मूवी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि अगमेम्नॉन राजा ने ग्रीस के कई सारे राज्यों को अपने कब्जे में लिया था और अब वो अपनी पूरी सेना को लेकर थिस्ली राज्य पर हमला करने के लिए जाता है। अगमेम्नॉन राजा बहुत मशहूर और शक्तिशाली होता है। जब वो थिस्ली राज्य की सीमा पर पहुंचता है तब उस राज्य का राजा उनके सामने आता है और कहता है कि तुम्हारी सेना मेरे राज्य से हटा लो। पर राजा अगमेम्नॉन कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए काम करो और मेरे लिए लड़ो। पर राजा ट्रायोपस कहता है कि तुम पूरी दुनिया पर कब्जा नहीं कर सकते और अपनी फौज को यहाँ से लेके जाओ। अगमेम्नॉन कहता है कि ऐसा कई राजाओं ने कहा था और वो आज मेरे लिए लड़ते हैं। उसके बाद अगमेम्नॉन राजा ट्रायोपस के साथ समझौता करता है और कहता है कि तुम अपना सबसे ताकतवर योद्धा लेके आओ और मैं अपना योद्धा बुलाता हूँ और जो योद्धा जीतेगा उसी की जीत हो जाएगी। और अगर तुम्हारा योद्धा जीता तो मैं कल सुबह अपनी सेना को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और अगर मेरा योद्धा जीता तो तुम्हारा राज्य तुम्हारे पास रखो, मगर मैं जब भी लड़ाई के लिए तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम्हें मेरा साथ देने के लिए आना पड़ेगा। राजा ट्रायोपस इस बात के लिए मान जाता है। तो वो जोर से आवाज लगाकर अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा बोग्रियस को बुलाता है। जब वो सामने आता है तब हम देखते हैं कि वो 8 फीट लंबा और दिखने में बहुत ताकतवर होता है। अगमेम्नॉन भी अपने योद्धा को जोर से आवाज लगाकर अकिलिस को बुलाता है, पर अकिलिस वहाँ पर मौजूद नहीं था। इस बात पर ट्रायोपस की सेना हंसने लगती है और उनका मजाक उड़ाते हैं। ट्रायोपस कहता है कि शायद तुम्हारा सिपाही मेरे ताकतवर सिपाही को देखकर भाग गया। अगमेम्नॉन कहता है कि तुमने अभी तक उसे देखा नहीं तो ऐसी बात नहीं करते। तभी उसका एक सिपाही आकर राजा से कहता है कि अकिलिस यहाँ पर नहीं है। तब राजा गुस्सा हो जाता है। तब सिपाही कहता है कि मैंने उसको बुलाने के लिए किसी को भेजा है। जब अकिलिस वहाँ पर आता है तब राजा उस पर गुस्सा निकालता है। तब अकिलिस कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप ही लड़िए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो वहाँ से जाने ही लगता है। तभी दूसरा राजा कहता है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो यहाँ पर बहुत बड़ी जंग होगी और कई सारे लोग मारे जाएंगे और तुम कई सारे लोगों को बचा सकते हो। दरअसल वो इसलिए कहता है कि अगर अकिलिस उस युद्ध से लड़ा तो जंग नहीं होगी और आसानी से इस युद्ध का फैसला हो जाएगा। और अब अकिलिस लड़ने के लिए मान जाता है। अब उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। अकिलिस अपनी ढाल फेंक कर उसकी तरफ भागने लगता है और एक ही वार में उसे मार गिराता है और सारे सैनिकों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि और कोई है जो मुझसे मुकाबला करना चाहता है, पर किसी की हिम्मत नहीं होती। तभी ट्रायोपस वहाँ पर आ जाता है और उसे उसका नाम पूछता है। तब वो अपना नाम अकिलिस बताता है। तभी राजा कहता है कि यह नाम हमेशा याद रहेगा और उसे अपने राज्य की शाही मोहर देकर कहता है कि इसे अपने राजा को देना। तब अकिलिस कहता है कि वो मेरा राजा नहीं है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें ट्रॉय नाम के राज्य को दिखाया जाता है और वहाँ के राजा के 2 बेटे होते हैं, राजकुमार हेक्टर और पेरिस। हेक्टर भी अकिलिस की तरह बहुत बड़ा योद्धा था। उसका दुनिया में बहुत नाम होता है। वो दोनों समझौता करने के लिए स्पार्टा आए थे क्योंकि स्पार्टा और ट्रॉय के कई युद्ध हो चुके थे, लेकिन अब वो दोनों आपस में दोस्ती करना चाहते हैं। स्पार्टा का राजा उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करता है। स्पार्टा का राजा अगमेम्नॉन का छोटा भाई था और उसकी बीवी का नाम हेलन होता है, जो दिखने में बहुत सुंदर होती है और उसके खूबसूरती के चर्चे चारों ओर होते हैं। और हेक्टर का भाई पेरिस और हेलन वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अगले दिन हेक्टर और पेरिस अपने राज्य में वापस जा रहे थे। तभी पेरिस हेक्टर से कहता है कि मैं हेलन को अपने साथ लाया हूँ और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर हेक्टर उस पर गुस्सा हो जाता है। वही दूसरी तरफ स्पार्टा के राजा को पता चल जाता है कि हेलन पेरिस के साथ भाग गई है। राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने लोगों को जहाज को तैयार करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हेक्टर पेरिस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो जानता था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और वो पेरिस को कहता है कि एक औरत के लिए हम युद्ध नहीं होने देंगे और अपने लोगों को जहाज को स्पार्टा वापस घुमाने के लिए कहता है। पर पेरिस कहता है कि अगर आप हेलन को वापस भेजना चाहते हो तो हम भी उसके साथ जाएंगे। पर हेक्टर कहता है कि वो तुम्हें जान से मार देंगे। पेरिस कहता है कि हम अपने प्यार के खातिर लड़ते हुए मर जाएंगे। हेक्टर अपने भाई से बहुत प्यार करता था और उसके जिद के आगे वो अपने घुटने टेक देता है। वो हेलन को लेकर अपने राज्य में चला जाता है। वही दूसरी तरफ स्पार्टा का राजा मेनेलॉस अपने भाई अगमेम्नॉन से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि वो हेलन को ले गए, वो सिर्फ मेरी है और मुझे वो इसलिए चाहिए कि हम उसे अपने हाथों से मार सके और मैं ट्रॉय को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ। क्या आप मेरा साथ देंगे? एगमेम्नॉन कहता है कि आप हमारे छोटे भाई हो, हम आपका साथ जरूर देंगे। दरअसल एगमेम्नॉन ट्रॉय पर कब्जा करना चाहता था और ये उसका सपना होता है क्योंकि आज तक कोई भी ट्रॉय पर कब्जा नहीं कर पाया और अब उसे अपना सपना पूरा करने का मौका मिल चुका था। पर अकिलिस एगमेम्नॉन के साथ युद्ध में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो उसके साथ लड़ना ही नहीं चाहता।
रात में अगमेम्नोन अपने साथी के साथ युद्ध की प्लानिंग कर रहा था। तब वो दूसरे राजाओं को भी संदेश भेजने के लिए कहता है ताकि वो अपने सेनाओं को लड़ाई के लिए तैयार रखे। तब उसका साथी कहता है कि हमें इस युद्ध में अकिलिस की जरूरत है। तब राजा कहता है कि अकिलिस को काबू नहीं किया जा सकता, ट्रॉय वालों की तरह वो भी हमसे लड़ेगा और वो किसी मुल्क का वफादार नहीं है। तब उसका साथी कहता है कि हमने कई लड़ाई उसकी वजह से जीती है और अब ऐसा महायुद्ध होगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा और इस लड़ाई में हमें एक महान योद्धा की जरूरत है। राजा कहता है कि अकिलिस सिर्फ एक आदमी की बात सुनेगा और वो राजा ओडिसेस होता है। वो अकिलिस को मनाने के लिए उसके पास जाता है और कहता है कि उसने हमारा अपमान किया है, लेकिन अकिलिस कहता है कि उसने सिर्फ एक ही आदमी का अपमान किया है और मेरा उस आदमी से कोई वास्ता नहीं है। बाद में ओडिसेस कहता है कि ये काफी बड़ा युद्ध होने वाला है और इस युद्ध में जो बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसका नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन अकिलिस उसे कोई जवाब नहीं देता। आगे उस दिन अकिलिस अपने माँ से मिलने के लिए चला जाता है। अकिलिस की माँ गॉडेस होती है। वो अकिलिस से कहती है कि अगर तुम युद्ध में नहीं गए तो तुम्हारी बीवी होगी, बच्चे होंगे, तुम्हारा हंसी खुशी परिवार होगा, तुम अपने जीवन का आनंद ले सकोगे, पर तुम्हें इतिहास में कोई पहचान नहीं मिलेगी। पर अगर तुम ट्रॉय के युद्ध में चले गए तो तुम एक काबिल योद्धा बनोगे, तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से तराशा जाएगा और जब तक ये पृथ्वी है तब तक याद किया जाएगा। पर यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी क्योंकि तुम अगर इस युद्ध में गए तो तुम शहीद हो जाओगे। अकिलिस कहता है कि क्या ये सच में होगा? तब उसकी माँ कहती है कि हाँ, ये सच में होगा। फिर भी अकिलिस युद्ध में जाने के लिए तैयारी करता है। तभी हमें हजारों की तादाद में शिप दिखाई देते हैं। ये सभी ट्रॉय शहर को तहस नहस करने के लिए तैयार थे। आगे हमें हेक्टर दिखाई देता है। वो अपने पिता से बात कर रहा था और वो कहता है कि हेलन को हमें वापस करना चाहिए, लेकिन राजा कहता है कि पेरिस की आंखों में मैंने हेलन के लिए अजीब सा प्यार देखा है। तब हेक्टर कहता है कि मेरे भाई के लिए हम ट्रॉय को खत्म होता हुआ नहीं देख सकते। आगे हेक्टर कहता है कि अब तक मेनेलॉस एगमेम्नोन के पास गया होगा और उन्हें हम पर हमला करने के लिए सिर बहाना चाहिए था। तब राजा हेक्टर से कहता है कि ट्रॉय की दीवारें इतनी कमजोर नहीं है और आज तक इसे किसी ने नहीं भेदा। आगे हमें अगमेम्नोन के हजारों शिप समंदर में दिखाई देते हैं, पर इन सब में एक शिप इन सब से काफी आगे होती है और वो शिप अकिलिस की होती है। राजा कहता है कि अकिलिस अकेला चंद मुट्ठी भर सैनिकों से ये युद्ध जीतेगा। तब राजा का सलाहकार कहता है कि उसे युद्ध लड़ने दो, आखिर असली और बड़ा युद्ध तो आप ही लड़ोगे और हर जगह आपका ही नाम होगा। अकिलिस किनारे पर अपनी छोटी टुकड़ी के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ता है। तभी लड़ते हुए अपोलो के मंदिर को तोड़ देता है और वहाँ के पुजारी को भी मार देता है और सारे मंदिर को लूट लेता है। तभी अकिलिस और हेक्टर का सामना होता है, पर दिन ढलने की वजह से अकिलिस हेक्टर को छोड़ देता है और उसे युद्ध लड़ने के लिए कल आने के लिए कहता है। आगे अकिलिस अपने शामियाने में जाता है तो वहाँ पर एक सुंदर लड़की होती है। उस लड़की को अपोलो मंदिर से कैद करके लाया था और वो लड़की हेक्टर की बहन होती है। वो कहती है कि तुमने अपोलो के पुजारियों को मारा है, पर अकिलिस कहता है कि मैंने कई सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है, पर उनमें से कोई भी पुजारी नहीं था। तब वो लड़की कहती है कि तुमने नहीं मारा, पर तुम्हारे साथियों ने तो मारा है और इस चीज के लिए अपोलो गॉड तुम्हें माफ नहीं करेंगे और तुम्हें सजा देंगे। तब अकिलिस कहता है कि तुम्हारा गॉड तुम्हारी रक्षा करने के लिए कब आएगा? तुम तो अभी बंदी हो। तो वो लड़की कहती है कि क्या मुझे तुमसे डरना चाहिए? तब अकिलिस कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे सुरक्षित हो। तभी वहाँ पर एक सिपाही आकर अकिलिस को कहता है कि राजा तुम्हें बुला रहे हैं। अकिलिस राजा से मिलने के लिए चला जाता है। तब वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं। अगमेम्नोन सबको बाहर जाने के लिए कहता है। तब अकिलिस और राजा में बातचीत होती है। तब राजा कहता है कि आज के जीत के लिए क्या लोग तुम्हें याद रखेंगे, क्योंकि लोग राजा को याद रखते हैं। आगे वो कहता है कि तुम्हारे लोगों ने अपोलो मंदिर को लूटा है। तब अकिलिस कहता है कि तुम लूटी हुई चीजें रख सकते हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। आगे अगमेम्नोन कहता है कि मुझे जो चाहिए था वो मैंने पहले लिया है और वहाँ पे उस लड़के को लाया जाता है जिस लड़के से अकिलिस बात करके आया था और उसे वादा किया था कि तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। तभी अकिलिस राजा के सैनिकों से कहता है कि तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मैं सबको मार दूंगा। पर वो लड़की अकिलिस को चुप करा देती है और कहती है कि पहले ही काफी सारे लोगों का खून जाया गया है और मैं नहीं चाहती
कि मेरी वजह से और किसी की मौत हो। राजा उस लड़की के साथ वक्त बिताने की इच्छा बताता है और गुस्से से अकिलिस वहां से चला जाता है। अगले दिन ये सारे युद्ध में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, पर अकिलिस युद्ध में नहीं जाता और जो अकिलिस के योद्धा थे वो भी युद्ध में नहीं जाते, क्योंकि ये बहादुर योद्धा राजा के लिए नहीं बल्कि अकिलिस के लिए युद्ध लड़ते हैं। आगे राजा अगमेम्नॉन ट्रॉय पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है। तब हेक्टर और पेरिस राजा अगमेम्नॉन और मेनेलॉस से मिलता है और कहता है कि ये युद्ध हेलेन के लिए हो रहा है, क्योंकि हम दोनों को हेलेन चाहिए, पर हेलेन के लिए हम दोनों लड़ेंगे और हम दोनों में से जो जीतेगा हेलेन उसके साथ रहेगी। अगमेम्नॉन इस बात के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे हेलेन से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ ट्रॉय पर हमला करके ट्रॉय को जीतना चाहता था। पर मेनेलॉस अपने भाई से कहता है कि तुम हाँ कर दो, मैं पहले पेरिस को मार दूंगा, फिर तुम ट्रॉय पर हमला कर दो। अगमेम्नॉन मान जाता है। फिर मेनेलॉस और पेरिस के बीच लड़ाई होती है। दोनों काफी बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं, पर मेनेलॉस पेरिस पर हावी होता है और उसे मारने वाला था। तभी हेक्टर वहाँ पर आकर मेनेलॉस को मार देता है। इस बात से राजा अगमेम्नॉन युद्ध का ऐलान करता है और युद्ध शुरू हो जाता है। हजारों की तादाद में योद्धा रणभूमि में युद्ध लड़ते हैं, पर अकिलिस युद्ध में ना होने के कारण अगमेम्नॉन की सेना कमजोर पड़ने लगती है और सेना ने हार मानी ली थी, क्योंकि इनकी सेना के काफी बड़े बड़े योद्धा मारे गए थे और सेना कहने लगती है कि हम यहाँ पे रानी हेलेन के लिए आए थे, पर राजा मेनेलॉस अब नहीं रहा, तो ये युद्ध लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगमेम्नॉन अपने टेंट में जाकर युद्ध की रणनीति आंकते हैं। तब वहाँ पर सलाहकार कहते हैं कि हमें अकिलिस को युद्ध में वापस लाना होगा, वरना ये लड़ाई जीतना मुश्किल है। अगमेम्नॉन कहता है कि मैं अकिलिस को कितना भी समझाऊं, पर वो युद्ध नहीं लड़ेगा। तब सलाहकार पूछते हैं कि कल अकिलिस के पास से जो लड़की लाई थी वो कहाँ पे है। अगमेम्नॉन कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, मैंने उस लड़की को सैनिकों के पास छोड़ दिया। अगले सीन में हमें वो लड़की दिखाई देती है। वो सैनिक उस लड़की को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे थे। तभी अकिलिस वहाँ पर आ जाता है और उन सैनिकों को मारकर उस लड़की को बचाकर अपने टेंट में लेके आता है। उस लड़की को देखकर अकिलिस को काफी बुरा लगता है। वो लड़की अकिलिस से कहती है कि तुमने योद्धा बनने का फैसला क्यों किया। तब अकिलिस कहता है कि योद्धा बनने का फैसला मैंने नहीं किया, मैं पैदा हुआ और मैं योद्धा बन गया, लेकिन तुमने तो खुद देवताओं के हवाले किया है, फिर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों। और युद्ध के देवता एरिस के बारे में तुम क्या सोचती हो, जो अपने हाथों मारे गए लोगों की खाल की चादर बिछाते हैं। तब वो लड़की कहती है कि हमें देवताओं का सम्मान करना चाहिए। तब अकिलिस कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ जो पुजारी कभी नहीं बताएंगे। वो कहता है कि गॉड हमसे जलते हैं, क्योंकि हम अमर नहीं है और हमें मरने पर मुक्ति मिलेगी और हम आजाद हो जाएंगे। और इतना बोलकर अकिलिस सो जाता है। तब वो लड़की चाकू को अकिलिस के गर्दन पर रखती है। अकिलिस अपनी आंखें बंद करके कहता है कि मुझे मार दो। वो लड़की कहती है कि अगर तुम जिंदा रहे तो न जाने और कितने लोग मरेंगे। तब अकिलिस कहता है कि ये बात सच है कि काफी सारे लोग मरेंगे, पर वो लड़की अकिलिस को नहीं मारती। वो अब अकिलिस को पसंद करने लगी थी, अकिलिस भी उसे पसंद करने लगा था और ये दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं। अगले दिन अकिलिस अपने योद्धा को घर वापस जाने के लिए तैयारी करने के लिए कहता है, क्योंकि अकिलिस अब लड़ना नहीं चाहता। उस रात ट्रॉय के सिपाही रात के अंधेरे में इनके ऊपर हमला कर देते हैं और काफी बुरी तरीके से इन्हें मार देते हैं। पर रात में हमला करना ये युद्ध के नियम के खिलाफ होता है और इस रणनीति के लिए हेक्टर तैयार नहीं था, पर हेक्टर की बात कोई नहीं मानता। तब हमें अकिलिस का कजन भाई दिखाया जाता है। वो अकिलिस की तरह ही दिखाई देता है और वो अकिलिस पर काफी नाराज होता है, क्योंकि वो युद्ध लड़ना चाहता था और युद्ध लड़ने के लिए वो अकिलिस के साथ आया था। पर अकिलिस बिना युद्ध लड़े वापस जाने की वजह से वो काफी नाराज होता है। इसलिए वो अकिलिस की ढाल, तलवार और कवच लेके युद्ध लड़ने के लिए चला जाता है। वो सेम अकिलिस की तरह ही दिख रहा था। अकिलिस के योद्धा को लगता है कि अकिलिस खुद युद्ध लड़ने के लिए आया है। इस वजह से सैन्य का मनोबल बढ़ जाता है और सेना काफी बहादुरी से युद्ध लड़ती है। तभी वहाँ पर हेक्टर आ जाता है और वो अकिलिस के कजन को मार देता है। सभी को लगता है कि अकिलिस मर गया, पर कुछ ही देर में पता चल जाता है कि अकिलिस नहीं था। लेकिन ये बात जब अकिलिस को पता चलती है तब वो अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाता और अकेला ट्रॉय के दौर पर चला जाता है और युद्ध करने के लिए हेक्टर को चुनौती देता है। ये देखकर हेक्टर वहाँ पर आ जाता है। हेक्टर अकिलिस से कहता है कि हम में से कोई भी जीते, पर हारने वाले को सम्मान देने का वादा मांगता है। पर अकिलिस कहता है कि शेर कुत्तों को सम्मान नहीं देते और हेक्टर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इन दोनों के बीच काफी खूंखार लड़ाई होती है, क्योंकि ये दोनों काफी बड़े योद्धा थे। इन दोनों के युद्ध के कारनामे दूर दूर तक सुनाई देते हैं, पर आखिरकार अकिलिस हेक्टर को मार देता है।
और उसे अपने रथ से बांधकर अपने टेंट के जगह पर लेके जाता है। रात के वक्त एक आदमी अकिलिस के पास आता है। दरअसल ये आदमी ट्रॉय का राजा होता है। वो अपने बेटे की लाश मांगने के लिए अकिलिस के पास आया था, पर अकिलिस राजा से कहता है कि मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। तब राजा कहता है कि जिसका जवान बेटा मरा हो वो बूढ़ा आदमी मुझ से क्या डरेगा, मैं तो सिर्फ अपने बेटे को सम्मान देना चाहता हूँ, उसकी आखिरी कुछ रस्में पूरी करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर अकिलिस हेक्टर की लाश राजा को देता है और अकिलिस कहता है कि हम में किसी के मरने के बाद 12 दिनों तक शोक मनाया जाता है। वो राजा से कहता है कि मैं वचन देता हूँ कि 12 दिनों तक ट्रॉय पर कोई हमला नहीं करेगा। तभी राजा को वो लड़की दिखाई देती है। राजा उसे देखकर खुश होता है। वो कहता है कि मुझे लगा तुम शायद मर गई हो। अकिलिस उसे भी जाने के लिए कहता है। इधर अगमेम्नॉन काफी गुस्से में होता है, क्योंकि अगमेम्नॉन का मानना था ट्रॉय अब काफी कमजोर है और हमें ट्रॉय पर फतेह हासिल करना आसान होगा। पर अकिलिस ने 12 दिन युद्ध न करने का वादा किया था। पर तभी सलाहकार कहते हैं कि ट्रॉय की दीवारें अभी भी मजबूत है, उसे भेदना काफी मुश्किल है। तब एक सलाहकार मशवरा देता है। वो लकड़ी का एक बड़ा घोड़ा ट्रॉय के मुख्य द्वार पर रखने के लिए कहता है और अपने सारे जहाज समुद्र तट से छुपाने के लिए कहता है। इन सब चीजों में 12 दिन खत्म हो जाते हैं। ट्रॉय की सेना देखती है कि समुद्र तट पर कोई सैन्य नहीं है और न ही कोई जहाज। उन्हें लगता है कि अगमेम्नॉन अपनी सेना लेके वापस चला गया और समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी का घोड़ा होता है। तब ट्रॉय के सिपाही समुद्र तट पर आते हैं। तब उन्हें वहाँ पर कुछ लोग मरे हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें गॉड अपोलो ने मारा है, क्योंकि इन्होंने उनके मंदिर तोड़े थे। वो सलाहकार इस बात पर कहता है कि इस बड़े लकड़ी के घोड़े का क्या करना है। तब एक आदमी बोलता है कि घोड़े गॉड के प्रतीक होते हैं, हमें इस घोड़े को शहर में लेकर जाना चाहिए। और वो सबके सहमति से उस लकड़ी के घोड़े को शहर के अंदर लेकर चले जाते हैं। ट्रॉय वासी काफी खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि वो ये जंग जीत चुके हैं, इसलिए वो सभी उस रात जश्न मनाते हैं। लेकिन अगमेम्नॉन अब तक गया नहीं था। उसे अपने सारे जहाज समंदर में छुपा दिए थे और सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। तभी हम रात के समय देखते हैं कि उस लकड़ी के घोड़े के अंदर अकिलिस और उसकी सेना होती है और वो सभी बाहर आ जाते हैं और सारी सेना को अंदर आने के लिए दरवाजे खोल देते हैं। अगमेम्नॉन की सेना ट्रॉय शहर के मर्द बच्चे औरतों को मार देते हैं। राजा अगमेम्नॉन ट्रॉय के राजा को मार देता है और तभी उसे वो आजाद की हुई लड़की दिखाई देती है। अगमेम्नॉन उसे जाकर पकड़ लेता है और उसे गलत तरीके से छूता है, पर वो लड़की अगमेम्नॉन का गला चाकू से काट देती है। अगमेम्नॉन के अंगरक्षक उस लड़की को मारने वाले थे। तभी अकिलिस वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है, लेकिन तभी पेरिस वहाँ पर आता है और अकिलिस के पैर पर तीर मार देता है। अकिलिस घायल होता है। वो लड़की पेरिस को रोकने की कोशिश करती है, पर तब तक पेरिस और कई सारे तीर अकिलिस के ऊपर मार देता है और अकिलिस की मौत हो जाती है। सारे लोग अकिलिस के पास आकर खड़े होते हैं, क्योंकि एक महान योद्धा की मौत हुई थी और उसे सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।